चलिए आज बात करने वाले हैं 10वीं के मैथ के संदर्भ में और 10वीं के मैथ से जुड़े हुए, चाहे वह रियल नंबर से लेकर के प्रोबेबिलिटी तक क्यों ना हो, एक एक कंटेंट आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। साथ ही आज बात करने वाले हैं इस 10वीं क्लास के मैथ के पहला जो चैप्टर है रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। साथ ही साथ आने वाले आज जैसे छठ पर्व है और छठ पर्व के पश्चात हर चैप्टर से जुड़े हुए एक एक कंटेंट आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो जरूर आप लोगों के लिए मुहैया कराएंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एनुअल एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन सभी को ऑब्जेक्टिव के माध्यम से एक एक कंटेंट को आप लोगों को हल करते हुए और इससे जुड़े ऑब्जेक्टिव को किस प्रकार से हल करना है, कैसे हल करना है और किस प्रकार से हल करने से आसान हो जाएगा उस तरह से बताएंगे। साथ ही अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और जो कमेंट भी जरूर करें। और चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के संदर्भ में। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इनके बारे में जानेंगे। देखिए सबसे पहले क्लास 10th है और विषय मैथ किससे संबंधित है और आने वाले समय में जैसे ही ऑनलाइन हमारे माध्यम से यदि जो क्राइटेरिया होता है यूट्यूब के माध्यम से यदि वो पूर्ण हो जाता है और हम ऑनलाइन नॉन स्टॉप यदि देना शुरू करेंगे उसमें 10वीं से जुड़ा हुआ मैथ, हिंदी और संस्कृत साथ ही साथ साइंस के कुछ कंटेंट जरूर हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम के माध्यम से आप सभी को जरूर मिलेगा। साथ ही 12वीं से जुड़े हुए हिंदी और कुछ कंटेंट, इनके अलावा सीटेट के लगभग एक एक कंटेंट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, कहते हैं √3 है एक, मतलब √3 एक क्या है कहने का तात्पर्य है। इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है परिमेय, दूसरा है प्राकृत संख्या और तीसरा जो है अपरिमेय संख्या और चौथा जो है कहते हैं इनमें से कोई नहीं। तो हर किसी को पता होगा या पता नहीं हो तो एक चीज ध्यान रखना है, रूट से जुड़े हुए जितने भी आए, चाहे वह √2 हो, चाहे √2 हो, √3 हो, √5 हो या √6 हो या √7 हो, जो भी रूट के अंदर हो वो सभी का सभी अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? वो परिमेय संख्या होता है। इनके बारे में ये आंसर होगा, ध्यान रखना है। अपरिमेय संख्या है, क्या है ये? अपरिमेय संख्या। और इनके बारे में परिमेय और अपरिमेय के बारे में इस पाठ के माध्यम से हम जब सब्जेक्टिव बेस यदि हम बताएंगे तो उस समय जरूर इसके बारे में चर्चा एक एक पहलू पर करेंगे। वैसे हम छोटा सा इनके बारे में जरूर हम जानकारी देना चाहेंगे। तो चलिए परिमेय और अपरिमेय होता क्या इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए परिमेय संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो p बटे वैसी संख्या जो p बाय q के रूप में हो, अर्थात वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जाए वो सभी क्या होता है? वो परिमेय होता है, वो परिमेय होता है। और वैसी संख्या ये परिमेय जो p बटे q के रूप में लिखा जाए वो परिमेय संख्या होता है। साथ ही उसका उल्टा और परिमेय की बात करें तो वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो अर्थात p/q के रूप में नहीं हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो इन चीज को ध्यान रखना है, जो परिमेय और अपरिमेय चाहे वह √3 हो, √7 हो या इस प्रकार से कोई भी मान हो रूट के अंतर्गत, तो वो हमेशा अपरिमेय होता है, रूट के अंतर्गत वाले मान। अब इस पर कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन के बारे में भी बात करेंगे। अब कंडीशन क्या होता है, कहते हैं एक परिमेय और एक अपरिमेय। ध्यान रखिएगा, एक परिमेय जैसे कि एक अपरिमेय मान लेते ये या कहते हैं एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हो, योग हो, गुणनफल हो, ये सभी का सभी अपरिमेय ही होता है। इनको भी ध्यान रखें, इस प्रकार के क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और इस चीज को ध्यान रखते हैं तो किसी प्रकार से आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा।
तो इस चीज को समझ गए होंगे। √3 आया तो ये क्या है, और परिमेय संख्या है, और रूट से बाहर हो तो क्या होगा, परिमेय होगा। जैसे कि आप मान लेते हैं यहाँ पर 2 है, ये भी 2 रूट के अंदर नहीं है, मतलब परिमेय है, सिंपल सा। यहाँ हर्फ में कुछ नहीं होता है तो एक छिपा हुआ होता है, तो मतलब P/Q के रूप में स्वतः है। जैसे किसी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक संख्या के पहले हम प्लस का चिन्ह निर्दिष्ट नहीं करते हैं, ठीक इसी प्रकार से यदि कोई मान मतलब 3 हो, 5 हो, 6 हो, तो हर के रूप में हम दिखा भी सकते हैं एक, या तो हम नहीं भी दिखा सकते हैं। तो ऐसा ही है। और आप लोगों को एक एक, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, अपने यूट्यूब चैनल यूएस विजडम के माध्यम से एक एक कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड जरूर कराऊंगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन बड़ी बात ही समझ गए होंगे। दूसरा क्या करा, दो लगातार संख्याओं का मौसो मतलब महत्तम समावर्तक, मतलब महत्तम समावर्तक, इसको HCF है। क्या है, तो क्या है, तो इनमें यही देखना है, 0 होता है कि 1 होता है कि 4 होता है कि 2 होता है कि 4 होता है, मतलब ABCD, ये 4 ऑप्शन में इस चीज को समझना है। अब इसमें समझने के लिए यदि आप इस चीज को समझा रहे हैं, इस चीज को भली बात समझ जाते हैं, तो इस कोई भी 2 लगातार संख्या हो, चाहे वह कोई भी हम संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर 2 और 3 ले लिए, इनका हम महत्तम समावर्तन निकाले, या कोई भी 9, 10, 12, 15, 20, 25, 20, 21, कोई भी लगातार होनी चाहिए, उसका जब महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 और 3 है, इसका मौसम हम निकालेंगे, महत्तम समावर्तक गुणनखंड विधि से निकालेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे 2 में 1 और 2 से लगता है, मतलब 1 से और 2 से होता है, मतलब 1 से और 2 से, मतलब इसका हम भाग दे देते हैं, 2 से भाग विधि से, एक मरते हो गया, फिर यहाँ आ गया 2 मरते हैं, तो इसका जिससे विभाजित होता है वह उनका क्या कहलाता है, HCF, मतलब महत्तम समावर्तक, ये भाग विधि से। अब इसका महत्तम समावर्तक क्या हो गया, 1 हो गया, तो इसमें देखिए कहाँ है 1, ये हो गया इसका आंसर। अब इसी में 2 लगातार संख्या कोई भी हो, चाहे 9, 10 हो, 15, 16 हो, 20, 25, 20, 21 हो, 100 और 101 हो, 105 और 106 हो, इन सभी का महत्तम समावर्तक निकालोगे तो एक ही होता है। एक उदाहरण सा और हम दिखा देते हैं आप लोगों को, आप देख लीजिए। हम मान लेते हैं यहाँ पर 8, 7 या 6, 5, 6, 5 ही लेते हैं, मतलब 5, 6 लगातार, तो 5, 6 इस तरह से इनका निकाल लिए, क्या होता है, 5 से 1 आ गया, फिर यहाँ 5 मरतबे में, मतलब किससे विभाजित हुआ, 1 से, इसका भी HCF क्या हो गया, 1 हो गया। इस प्रकार से कोई भी लगातार 2 संख्याओं का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक 1 ही होता है, चाहे जो भी हो। चलिए इस चीज को समझ गए। अब कभी भी हो इस प्रकार से तो आप किसी भी हालात में आप मिस नहीं कर पाएंगे, हमें पूरे बिलीव है आप लोगों पे। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहते हैं 6, 8, 22 का, मतलब 6 का, 8 का और 22 का लॉसो और मोसो, मतलब लॉसो और मोसा का अनुपात क्या है। लॉसो पहले है तो लॉसो पहले रखेंगे, मोसो बाद में है तो मोसो बाद में रखेंगे। तो इनका एक बार हम गुणनखंड विधि से हम निकाल ही लेते हैं। 6 में किन किन से विभाजित होता है, यहाँ 6 पर देख लेते हैं। एक ये हो गया, 1 से, 2 से, 3 से, 8 है दूसरा, 8 में किस से होता है, 1 से तो मौजूद होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, 1 दोनों में है, इतना है। इसके बाद 22 है, 22 का निकाल लीजिए, 22 का क्या आता है, 2 से 11, 11 से 1, मतलब हो गया 1, 2, 11, ये हो गया ना, गुणनखंड विधि से निकाल दिए। अब यहाँ पर जो सभी में मौजूद होता है वो HCF होता है। देखिए तीनों में मौजूद क्या क्या है, एक तो बेचारे तीनों में मौजूद है, एक तीनों में मौजूद है,
इसके बाद देखिए दो तीनों मौजूद है, तीनों मौजूद है। अब इसके बाद है नहीं है क्या, नहीं है। यदि नहीं है तो अब यहाँ पर जो जितने भी अंकों का मौसो या लॉसो कहा जाए उन सभी में जो मौजूद होता है वो सभी उनके HCF होता है, और उनके बाद वो HCF जो आए हुए वो और जो शेष बचे उनका गुणनफल जो होता है वह LCM होता है, लघुत्तम समापवर्तक। जैसे यहाँ 6 8 22 मतलब और 22 का HCF मतलब मौसो कितना हो गया, 1 गुना 2, यहाँ 1 है और 2 है तो 1 गुना 2 बराबर 2। अब इसी का 6 8 और 22 का HCF था यहाँ पर। अब लॉसो मतलब LCM होता है, क्या होता है LCM। LCM देखिए 1 और 2 मतलब 2 तो आएगा ही, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो नीचे में बता रहे हैं, यहाँ पर 2 चलिए आप लोगों के लिए तो क्या नहीं कर सकते हैं। इसका LCM क्या क्या होगा, मतलब 2 मौजूद है, LCM HCF जो आया हुआ वो, इनके बाद जो शेष नहीं आया था उनको गुणनफल के रूप में ले लेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 11 है, मतलब ये 3, यहाँ 2, ये 2 11, मतलब ये 3 ले लिए, ये 2 HCF था वो ले लिए, मतलब 1 गुना 2 करेंगे 2 ही होता है, ये 3 ले लिए हैं, ये 2 2 2 जो 2 को बाकी था ये दोनों ले लिए, और 11 बचा हुआ था, ये इसका गुना कीजिए। 2 गुना 3 कितना 6, 6 गुना 2 12, 12 गुना 2 24, 24 गुना 11। अब 24 गुना 11 करते हैं तो कितना होता है, 1 चौके 4, 1 चौके 4, 1 दुना 2, 1 चौके 4, 1 दुना 2, मतलब 4 6 2, मतलब 264। कितना हो गया, 264 हो गया। अब यहाँ देखिए ये LCM हो गया, ये HCF हो गया। अब यहाँ कहता क्या है LCM और HCF, तो यहाँ पर LCM यहाँ निकला है कितना, लॉसो मतलब LCM 264 अनुपात मौसो मतलब ये महत्तम समावर्तक कितना आया है, 2 आया है, यहाँ पर ये आया है तो यहाँ पर 2। अब इसको काटने योग्य है तो काट दीजिए, छोटा छोटा पड़ जाएगा, तो 2 से काटिएगा तो कितना होगा, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 अनुपात 2 एकन 2, मतलब इस तरह से हो गया। तो इतना कहाँ पे है, इसमें ढूंढिए 4 में से, ये में कहाँ पे है, ए में है। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। यहाँ पर है 132 अनुपात 1, 132 अनुपात, चाहे यहाँ पर 6 8 12 22 लिखा हुआ है, इनके अलावा कोई भी संख्या हो तो गुणनखंड निकाल लेना झट से, मौसो जो सभी मौजूद होगा वो आएगा, और जो मौसो आया हुआ वो, और इनके अलावा जो शेष बचा हुआ उसका गुणनफल कर दीजिए, लॉसो हो गया, जिसको लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं लॉसो। और उसका अनुपात जिस प्रकार से बताया उस प्रकार से बना लीजिए, किसी भी हालात में कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस मिस नहीं हो पाएगा। जल्दीबाजी कर लेना क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, जितना हो पाए उतना वो करना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन पर हम बात कर रहे हैं। कहते हैं 0.3 के ऊपर अंडरलाइन है, रेखा है, अंडरलाइन कहते हैं नीचे को ऊपर रेखा है, मतलब 0.3 रेखा का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप, परिमेय रूप में लघुत्तम रूप, ये तो परिमेय होना चाहिए लेकिन उसमें भी लघुत्तम रूप है, क्या है, तो इसका सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर 0.3, जब भी दशमलव के बाद आता है संख्या तो उसको पॉइंट में काउंट किया जाता है, ये ध्यान रखिए, पॉइंट में मतलब दशमलव में, दशमलव 3 2 5 इस तरह से, ये नहीं मतलब जो संख्या डायरेक्ट बोल देंगे ऐसे नहीं होता है। अब यहाँ 0.3 है तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ 0.3 हो या ऊपर में जितनी रेखा होता है, तो यदि हम आमतौर पर पहले से जानते थे यदि ऐसा रहता था, यदि दशमलव के बाद जितनी संख्या होते थे क्या करते थे, दशमलव उड़ाते थे,
दशमलव के बदले में 1 देते थे, इनके बाद जितने संख्या होता था उनके बदले में 0 बिठा देते थे। यहाँ 2 संख्या है तो 2 को 0 देते थे, ये नहीं करते आए हैं सब दिन। लेकिन जब ऊपर में रेखा हो जाए तो उसके बदले में 9 आता है। क्या आता है? 9 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0.3 रेखा के साथ है, ये बेचारे को हटा देंगे, रेखा हटा देंगे, इसके बदले में 9 आ जाएगा। क्या आएगा? 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर हो गया ये 3/9 बराबर 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 अनुपात 1/3। क्या हो गया? 1/3 हो गया। अब यहाँ 4 ऑप्शन में आप देखिए, 3/10 है, वो नहीं आ रहा है, 2/9 है, वो भी नहीं है, 1/3 है, ये आ गया, 3/5 है, ये भी नहीं हुआ, बल्कि 1/3 ये लघुत्तम रूप होगा, मतलब छोटे रूप में 1/3 आएगा। अब इसी प्रकार से यदि कोई भी संख्या क्यों ना हो, अब मान लेते हैं हम ये है, इसका लघुत्तम पूछ दिया, यहाँ दे दिया है 0.64 या इसमें हम 81, 82 जो भी है 83 देते हैं, इतना दे दिया, कहेगा इसका जो है इसी प्रकार दे इतना का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप लिखिए, मतलब लघुत्तम बनने वाला होगा तो कर देंगे। अब इसे क्या करेंगे? दशमलव झट से उड़ाएंगे, ये 83, इसके बदले में यहाँ इसके बाद 2 अंक है, 2 को 9 दे देंगे, कटने वाला है तो लघुत्तम रूप आएगा, नहीं तो उतना ही छोड़ देंगे, यही हो गया। और ऑप्शन में इस चीज को ध्यान पूर्वक रखिए, बिल्कुल किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आएगा, चाहे जो भी क्वेश्चन हो आप भली भांति इस चीज को बना पाएंगे। हम बात करेंगे रियल नंबर से जुड़े हुए एक एक कंटेंट के संदर्भ में, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, या रियल नंबर से लेकर आखिरी प्रोबेबिलिटी तक है, जितने भी क्वेश्चन है उन सभी पर बारी बारी चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोगों से एक ही मेरा आग्रह है, जरूर हमें यूट्यूब चैनल का जिस दिन यूट्यूब चैनल के माध्यम से यदि हमें ऑनलाइन जिस दिन देने का परमिशन मिल जाता है, उस दिन से घंटों घंटों उस चीज पर एक एक बहस करेंगे और एक एक आप लोगों के लिए क्लियर करेंगे, जिससे कि एनुअल एग्जाम का एक भी क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए नहीं छूट पाए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, हर कोई क्वेश्चन आप लोग भली भांति बना पाए। इसलिए आप सबों से यही गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल US विजडम को, हमारे चैनल क्या नाम है, छोटा लिखिए बड़ा लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, US विजडम, क्या लिखना है? US। अब छोटा है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, US विजडम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को जरूर पढ़िए, जिससे कि हम जल्दीबाजी दे पाए और आप लोगों के लिए एक एक कंटेंट लेकर आ पाए, चाहे 10वीं के संस्कृत से जुड़े हुए हो, साइंस से जुड़े हुए हो, मैथ से जुड़े हुए हो।